नमस्कार, दी इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। आज आपको दिखाएंगे मोदी की धमक का वर्ल्ड प्रीमियर। तब वो बड़ी खबरें जिनकी इनसाइड स्टोरी इस शो में आप जानने वाले हैं। G20 के समापन के बाद पूरी दुनिया में क्यों मोदी मोदी की गूंज है, ये हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। दुनिया में भारत की बढ़ती धमक से चीन क्यों परेशान हो गया, चीन के डर की कहानी आगे आपको जरूर देखनी चाहिए। विश्व मंच पर भारत के जयगान से पाकिस्तान को कैसे सदमा लग गया है, यह दिलचस्प स्टोरी आगे आप जरूर देखिएगा। बिहार की राजनीति में क्यों फिर भूचाल की भविष्यवाणी हो रही है, इसकी इनसाइड स्टोरी आगे आपको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात विश्व मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की धमक की। G20 की कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में भारत और प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व की चर्चा है। भारत की मेजबानी में G20 में ऐसा क्या क्या हुआ जिसने दुनिया को अपना मुरीद बना लिया, आप रिपोर्ट देखिए। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। मोदी, मोदी और मोदी। I would like to congratulate Prime Minister Narendra Modi for the efficient leading of the Indian presidency of the G20 and for the excellent work. दिल्ली में G20 के शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद से दुनिया में यही गूंज रहा है। G20 के मेगा शो के जरिए दुनिया में भारत का डंका इस कदर बज रहा है कि मित्र तो मित्र, विरोधी भी मोदी के मुरीद हो गए हैं। ये सब कैसे हुआ, जरा इसे समझिए। शिखर सम्मेलन में यूक्रेन का मुद्दा हावी नहीं होने से रूस खुश है। G20 में स्थायी सदस्यता मिलने से पूरी अफ्रीकन यूनियन गदगद है। भारत विरोधी रुख वाले तुर्की ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया है। दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी सदस्य देशों के दस्तखत करवाकर भारत ने सभी को चौंका दिया। सफल आयोजन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ा है, क्योंकि आप देखिए इसके आयोजन के तुरंत बाद ही इस आयोजन में सम्मिलित होने वाले सभी नेताओं ने एक स्वर से, मुक्त स्वर से प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की है। इतने पोलराइज्ड वातावरण में, अंतर्राष्ट्रीय समीकरण में भारत के ने पहले ही दिन जो G20 की डिक्लेरेशन अनाउंस कर दी, ये काबिले तारीफ है। बहुत और कोई देश नहीं कर सकता था। G20 के शानदार आयोजन पर भारत की तारीफों से दुनिया के मशहूर अखबार भरे पड़े हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भले ही इस शिखर बैठक से कन्नी काट रहे हों, लेकिन उनकी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने मोदी की शान में कसीदे पढ़ दिए। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, G20 शिखर सम्मेलन की सफलता भारत में मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी के शासन को मजबूत करेगी। भारत को इस सम्मेलन से बहुत कुछ हासिल हुआ है, क्योंकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को बहुत आकर्षक बना दिया। भारत एक ऐसा देश है जिसके पीछे रूस और पश्चिमी देश दोनों हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, G20 का घोषणा पत्र यूक्रेन को लेकर बढ़ते मतभेद और भारत जैसे देशों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। मेजबान भारत अलग अलग समूहों से अंतिम बयान पर दस्तखत कराने में कामयाब रहा। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने लिखा, ये नरेंद्र मोदी की स्पष्ट कूटनीतिक जीत है कि अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध को गतिरोध की ओर नहीं बढ़ाया। इससे इस बात का पता चलता है कि अमेरिकी प्रशासन भारत को चीन के खिलाफ कितना शक्तिशाली प्रतिद्वंदी मानता है। शी जिनपिंग साहब अपनी दादागिरी दिखाना चाहते थे, वो इस रंग में भंग करना चाहते थे, वो भारत की G20 पार्टी को पूप करना चाहते थे, बलून को पंचर करना चाहते थे, इसलिए वो नहीं आए। नुकसान उन्हीं का हुआ है। और देखिए, हमने बड़ी सफाई से चीन की जो BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उस लाइन को
मिटाने के बजाय उसके समानांतर एक बड़ी रेखा खींच दी है। आमतौर पर G20 के एजेंडे में पश्चिमी देशों का दबदबा रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने पश्चिमी देशों के एजेंडे को हावी नहीं होने दिया है। रूस यूक्रेन मुद्दे की इस G20 शिखर बैठक पर छाया नहीं पड़ी, वरना पिछली बार बाली में हुए G20 सम्मेलन में यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए रूस की निंदा की गई थी। इस पर अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने लिखा, G20 का अंतिम समझौता बयान शिखर सम्मेलन के मेजबान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पासा पलटने के समान था। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। वहीं NBC ने लिखा, दुनिया के अमीर और विकासशील देशों की इस बैठक ने भारत के बढ़ते आर्थिक और जियोपॉलिटिकल असर को दिखाया है। पाकिस्तान के अखबार डॉन न्यूज में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक अगर दिल्ली में जारी G20 के साझा घोषणा पत्र से यूरोप में शांति आती है तो इसका कुछ श्रेय मोदी को जाएगा, जो न्याय संगत भी होगा। मोदी जी छा गए हैं इस बार। एक सरप्राइजिंग उन्होंने छक्का मारा है और एक जबरदस्त जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज की है, जो आधी दुनिया कह रही है कि रशिया के हक में है, आधी दुनिया कह रही है कि मगरिब के हक में है, मगर पूरी दुनिया कह रही है कि ये मोदी के हक में है। तो G20 शिखर सम्मेलन के बहाने हर तरफ पीएम मोदी की गूंज है। इसका असर देखिए कि मोदी ने घर में भी राजनीतिक विरोधियों को अपना मुरीद बना लिया। One of the things that was remarkable, I would say, about the government's conduct of the presidency was that they did something that no previous G20 presidency has done. They actually made it a huge nationwide event. साफ है कि दिल्ली में हुए G20 के मेगा शो की गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। वैसे भी चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए ये बहुत बड़ा मौका था। दुनिया भर से आ रहे रिएक्शन इस शिखर सम्मेलन की कामयाबी की कहानी कह रहे हैं, यानी वैश्विक मंच पर भारत की धमक बढ़ी है। फिर भला प्रधानमंत्री मोदी को इसका क्रेडिट क्यों न जाए। G20 की बैठक के बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ उसे वर्ल्ड डिप्लोमेसी में भारत की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इस बैठक में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भी MOU साइन हुआ। यह समझौता वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के बढ़ते दबदबे का सबूत है। यह रूट कैसे भारत की ताकत का एक नया रास्ता बनेगा और चीन पाकिस्तान कैसे इससे तनाव में है, आप देखिए इनसाइड स्टोरी। नई दिल्ली में G20 का भव्य समापन हुआ और चीन की बौखलाहट जुबान पर आ गई। दुनिया में भारत के कामयाब आयोजन की चर्चा हो रही थी तो चीन का सरकारी मीडिया आग उगल रहा था। इस बौखलाहट की वजह G20 के मन से हुए वे ऐलान हैं जो कि चीन को डरा रहे हैं। G20 में हुए समझौतों के बाद अब भारत वर्ल्ड ऑर्डर के सेंटर में है। वहीं शी जिनपिंग चीन को दरकिनार होता देख रहे हैं। चीन की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान है। दुनिया में सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने और चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के तहत भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन के लीडर्स ने यह कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ये तीनों ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बीच में एक बहुत अच्छा अलाइनमेंट है। हम भारत के जो वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स हैं, सामान जा सके सीधा मिडिल ईस्ट के पोर्ट्स में, तो इससे जो आज यूरोप और भारत के बीच में जो दूरी है वो कई हजार किलोमीटर कम हो जाएगी। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की मदद से एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क बनाया जाएगा। ये कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग, पूरा कॉरिडोर 2 हिस्से में होगा। कॉरिडोर का पूर्वी हिस्सा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। कॉरिडोर का उत्तरी हिस्सा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। माना यह जा रहा है कि अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड का झांसा देकर गरीब देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाने वाले चीन की चाल का इससे जवाब मिलेगा। इस कॉरिडोर से भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में 40% समय की बचत होगी। The India Middle East EU initiative is completely new, not something that was anticipated earlier, and that has tremendous potential for the future, provided it is implemented properly. इस रूट को नक्शे पर समझें
तो ये मुंबई से शुरू होगा। भारत और यूएई के बीच दुबई पोर्ट प्राइमरी लिंक बनेगा। यही बंदरगाह रेल लिंक का शुरुआती पॉइंट होगा। दुबई पोर्ट से अल खुवैफा, अल हरैद, रियाद, अल हदीथा, हेइसा, पीरियस के रास्ते ये रूट सऊदी अरब, तुर्की, इजराइल और यूरोप से जोड़ेगा। चीन की सबसे ज्यादा परेशानी इस कॉरिडोर में सऊदी अरब की भागीदारी है। प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ये केमिस्ट्री चीन को परेशान कर रही है। दरअसल सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में चीन का सबसे करीबी सहयोगी रहा है। चीन ने BRI को बढ़ावा देने के लिए सऊदी अरब से अपने रिश्ते सुधारे थे। एक तरफ सऊदी अरब इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल हो रहा है, तो दूसरी ओर भारत के साथ अपने रिश्तों को। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। काउंसिल की बैठक में सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर चर्चा हुई। सऊदी भारत की इस बढ़ती दोस्ती ने चीन को और परेशान कर दिया है। India and Saudi Arabia are two of the largest and fastest growing economies in the world. Certainly the two fastest growing economies in G20. इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और सऊदी अरब से दोस्ती का असर आने वाले वक्त में दिखेगा। IMEC के रास्ते यूरोप के बाजार तक भारत की पहुंच तेज और आसान होगी। IMEC के जरिए मिडिल ईस्ट में भारत की मौजूदगी बढ़ेगी। भारत अब मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका का साझेदार बनेगा। सऊदी अरब जैसे देशों से नजदीकी से मिडिल ईस्ट में भारत की भूमिका भी बढ़ेगी। इन सब का असर अर्थव्यवस्था पर दिखेगा। G20 की बैठक और सऊदी क्राउन प्रिंस के भारत दौरे को लेकर पाकिस्तान के दिल पर सांप लौट रहा है। पहले तो G20 की कामयाबी ने पाकिस्तानियों को जता दिया कि वो कितने बौने हैं। बैठक के बाद सऊदी अरब और भारत के बीच हुए समझौतों के बाद पाकिस्तान अपने हुक्मरान को कोस रहे हैं। G20 में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के आगे पाकिस्तान चारों खाने चित हो चुका है। हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने इसको जो है वो सक्सेसफुली होस्ट भी है। वो बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। मोदी पे लोग ट्रस्ट करते हैं। उनके साथ दुश्मनी करें या उनके साथ सुलह कर लें? दुश्मनी क्या करनी है, खुद ही हम खत्म हो जाएंगे। एक तो दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की कामयाबी और दूसरी भारत की सऊदी अरब के साथ बड़ी डील। पाकिस्तान में इस समय एक ही चर्चा है, वो है भारत की बुलंदियों की। आज का दिन इनका तारीखी दिन है। 47 का भी नहीं था, 15 अगस्त 1947 का भी नहीं था। आज का दिन है, इस दिन के लिए बने थे और हमारी औकात वो नहीं है कि हम ये करें। हमारी ख्वाहिश होती है कि यार बाइडन, ट्रम्प या बराक ओबामा हमें कॉल करें कि मुबारक हो, आप प्रेसिडेंट बन गए। दिल्ली में बैक टू बैक दो बड़े इवेंट से पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटने लगे हैं। सऊदी प्रिंस सलमान की भारत यात्रा ने तो पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़क दिया। ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं अपना G20। ये तो बहुत मायूसी और परेशान कुन बात है। देखें, हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरब से थे। यही बात है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर मामला वाइंड अप कर रहे हैं। और यार उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम मांग कर जोर करते हैं। दुनिया में भारत का डंका बजता देखकर अब तो पाकिस्तानी अवाम कहने लगी है, भारत का अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मेंबर बनना पक्का है। इंडिया को आज ईद मनाने की जरूरत है। पहली कामयाबी G20 का इजलास उन्होंने करवाया, दूसरा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है। कोई भी मेली आंख से देखेगा, पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी वहां पे मेंबर्स हैं, सब उसका साथ देंगे। भारत का जय घोष उस मुल्क पाकिस्तान में भी गूंज रहा है जो कि भारत को अपना दुश्मन समझता रहा। लोग कह रहे हैं भारत की कामयाबियां उन्हें झटके पर झटका दिए जा रही हैं। मोदी पे लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। उस ट्रस्ट की बेस पे जो है ना वो इंटरनेशनली किसी भी जगह पे कोई सबमिट करता है या G20 होगी, लोग इजलास में आते हैं, शिरकत करते हैं। पाकिस्तान में भारत की मिसाल दी जा रही है। पाकिस्तानी अवाम अपने हुक्मरानों को कोस रही है, कह रही है भारत से अच्छे रिश्ते रखो, फायदे में रहोगे। इंडिया के साथ बिल्कुल करना चाहिए। बहुत हमारे मुसलमान भाई हैं उधर, इससे ज्यादा हमें उनसे रिलेशन अच्छा रखना चाहिए। वो भी रखना चाहते हैं, लेकिन जो बड़ी हुकूमतें हैं ना बाहर, वो नहीं करना देते। अब इंडिया को क्यों चूज कर रहे हैं? दुनिया उसके साथ क्यों खड़ी हुई है? उसके हालात अच्छे हैं, उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है।
तो हमें भी सोचना होगा कि हमने क्या करना है। तो पाकिस्तान में इंडिया इंडिया चल रहा है, ये बताता है कि वर्ल्ड ऑर्डर में भारत ने क्या मुकाम हासिल कर लिया है। तो कुल मिलाकर दुनिया में भारत की बढ़ती धाक से पाकिस्तान परेशान है। वैसे G20 का एक असर बिहार में भी दिख रहा है। G20 के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर के बाद बिहार में सियासी भूचाल की भविष्यवाणी हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए रिपोर्ट। G20 सम्मेलन की इस तस्वीर से बिहार की सियासत में नई सरगर्मी शुरू हो गई है। पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार के दिखने भर से बिहार की सियासी जमीन पर नए भूचाल की भविष्यवाणी होने लगी है। आखिर नीतीश जी को ही बाइडेन साहब से परिचय दिलाने का क्या उचित है नरेंद्र मोदी जी का? इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी के दिल में कहीं न कहीं कुछ न कुछ चल रहा है। इसी बात को हमने कहा है कि आगे आगे देखिए क्या होता है। बदलाव वाली इस भविष्यवाणी के पीछे अपने तर्क हैं, अटकलें हैं कि नीतीश इंडिया गठबंधन का संयोजक बनना चाहते थे। पटना, बेंगलुरु और मुंबई की बैठक के बाद भी गठबंधन के संयोजक का ऐलान नहीं हुआ। बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा है कि संयोजक नहीं बनाए जाने से नीतीश निराश है। वहीं पटना वाली बैठक में लालू ने नीतीश के सामने ही राहुल को दूल्हा बनने की सलाह देकर बता दिया था कि विपक्षी गठबंधन का पीएम उम्मीदवार कौन होगा। शादी करिए और हम लोग बराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको एकदम पक्का करना पड़ेगा। पटना से दिल्ली तक राहुल और लालू का दोस्ताना दिख रहा है। चर्चा है कि कांग्रेस आरजेडी की नजदीकी से नीतीश असहज है। दरअसल बिहार में मिशन 2024 के साथ में मिशन 2025 की भी चर्चा है। नीतीश के आरजेडी के साथ आने के बाद चर्चा तेजस्वी को सीएम बनाने की भी है। बिहार में ये अटकलें तेज थी कि तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के सीएम बनेंगे और नीतीश कुमार मोदी विरोधी मुहिम का चेहरा बनेंगे। नीतीश ने विपक्षी गठबंधन बनाने की कवायद की, लेकिन अभी तक गठबंधन का संयोजक उन्हें नहीं बनाया गया। इसलिए जीतन राम मांझी बिहार में सियासी भूचाल की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वहीं नीतीश के करीबी कहते हैं कि पीएम के साथ नीतीश का दिखना प्रोटोकॉल का हिस्सा था। इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके कुनबे में परेशानी है। माननीय नीतीश कुमार जी प्रोटोकॉल के तहत महामहिम राष्ट्रपति के निमंत्रण पर वहां गए। बिहार में चल रही इस सियासी भविष्यवाणी से दूर लालू यादव और राबड़ी देवी मंदिर दर्शन कर रहे हैं। इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या लालू के मंदिर दर्शन और नीतीश के टेंशन का कोई कनेक्शन है? दी इनसाइड स्टोरी में आज फिलहाल इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।